हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर हमने बात कर ली थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो हमने कल थोड़ी सी बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, उसमें का हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रिविजन कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे से क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई होप आप लोग रेडी होंगे, ठीक है। एंड मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको एक वीडियो देने के पीछे हमारी पूरी एक टीम खड़ी हुई है। एंड हम सब बस यही चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, कम से कम टाइम में मिले। और जब आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चा हमसे क्या हो रहा है, बेसिकली हमसे उसको कुछ ना कुछ गेन करने को मिल रहा है। एंड हमें भी अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, इस बच्चे को और अच्छा कंटेंट देना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिकली आप सिर्फ आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप हमारा भी मोटिवेशन को क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। सो इसी के साथ चलते हैं टेस्टिस के ऊपर। देखो, ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूँ, बट क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन बड़ा टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा ना तुमको रिवीजन कराते हुए चलूंगा लास्ट क्लास का। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं टेस्ट इसके बाद से थोड़ा बहुत तुम्हें क्या कर देता हूँ, बेसिकली रिवीजन करा देता हूँ। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस तक मैंने क्या कर दिया था, तुमको पढ़ा दिया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब टेस्टोस्टेरोन फंक्शन भी पढ़ा दिया था, बट इनका मैं थोड़ा सा ना क्या कर दूंगा, थोड़ा सा तुमको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तुम लोग रेडी रहना। अब ज़रा बात कर लेते हैं, टेस्टिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड इन स्क्रोटम, ठीक है। सिक्रोटम क्या होता है, बेसिकली ये सिक्रोटम होता है, सिक्रोटल सैक, ठीक है। इसको सिक्रोटल सैक भी कहते हैं। ये क्या होता है, आपकी बॉडी के बाहर क्या रहता है, बेसिकली आपकी बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी में क्या रहता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, ठीक है। या आपकी बॉडी के आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और इसके अंदर क्या होती है, आपकी टेस्टिस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, सिक्रोटम को, सिक्रोटम की पोजीशन वाइज उसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्या क्या कहते हैं, क्या सैक कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जरा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसको बॉडी के बाहर क्यों रखा जाता है, बाय आउटसाइड बॉडी, नेचर ने इसको बॉडी के बाहर क्यों रखा है। तो देखो, जरा समझने की कोशिश करो, टेम्परेचर रेगुलेशन के चक्कर में इसको नेचर ने क्या रखा है, बेसिकली बाहर रखा है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन से मेरा क्या मतलब है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन से मेरा मतलब है कि स्पर्म को ना बॉडी से क्या चाहिए रहता है, थोड़ा सा लेस टेम्परेचर चाहिए रहता है, ठीक है। सो यही चीज़ लिखी गई है, स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बेसिकली 2 से 2.5 होता है, ठीक है। बट हाँ, हमने 2 से 3 एक जनरल हमने ले लिया है, ठीक है। सो बेसिकली क्या रहता है, इसको है ना, बेसिकली क्या चाहिए रहता है, इसको बॉडी से थोड़ा सा क्या चाहिए रहता है, लोअर टेम्परेचर चाहिए रहता है। एंड सिक्रोटम मेंटेन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जो सिक्रोटम होता है, ये क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है ऑप्टिमल टेम्परेचर को, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ये चीज़ क्या करेंगे, आप याद रखेंगे कि सिक्रोटम क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। स्पर्म को क्या चाहिए रहता है, स्पर्म को है ना बॉडी से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए रहता है, लेस चाहिए रहता है। क्या मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलाते रहने के लिए। आगे बढ़ा जाए, नंबर एंड शेप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पेयर ऑर्गन होते हैं, ओवल शेप होते हैं। लेंथ की बात कर लें तो 4 से 5 सेंटीमीटर के ये क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कवरिंग देख लो, इनकी कवरिंग किसकी होती है, तो ये है ना ट्यूनिका एल्बोजीनिया से ये क्या रहते हैं, बेसिकली कवर्ड रहते हैं, जो कि एक टफ फाइब्रस क्या रहता है, कवरिंग रहती है, ठीक है। एंड इसके बाद जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो ये 250, ठीक है, ये जो आपके टेस्टिस होते हैं, ये इंटरनली 250 से 300 इनके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ईच लोब्यूल पता है कितने, क्या अंदर क्या रहते हैं, 1 से 3 हाईली कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। 1 से 3 हाईली कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनको हम साइटोस्पर्म प्रोडक्शन भी कहते हैं। मतलब देखो, जरा समझने की कोशिश करो, स्पर्म बनते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है, 1 से लेकर 3 होती हैं, हाईली कॉइल्ड होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये कहाँ, और इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं, बेसिकली आपके स्पर्म बनते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या रहता है आपके, हाँ, आपकी बॉडी में 250 से क्या रहेंगे, 250 से बेसिकली क्या रहते हैं, बेसिकली 300 क्या रहते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी में क्या रहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपकी 1 से 3 क्या रहती हैं, हाईली कॉइल क्या रहती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या बनता है, आपके एक्चुअल में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो, इनका कैसा रहता है, हाईली
कॉइल रहता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें दो टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जिसको हम स्पर्म सेल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये डिवीजन, यही सेल क्या करते हैं, डिवीजन, अंडर को डिवीजन जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। ये किस में होते हैं, लोकेटेड इन लेयर फ्रॉम पेरिफेरी टू लुमेन, बेसिकली लेयर्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, बेसिकली आप लोगों से पूरा का पूरा क्या पूछ लेते हैं, प्रोसेस पूछ लेते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये क्या करते हैं आपसे, ये है ना डायरेक्ट आपसे ये क्या सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे सर्टोली सेल्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये कहाँ पे होते हैं, ये इम्बेडेड अमोंग स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये नरिश करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को, ठीक है। जो आपके डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, डेवलपिंग स्पर्म सेल्स होते हैं, उनको उनको क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये फैगोसाइटोसिस, ठीक है, बेसिकली रिमूविंग आप लोगों के जो डीजनरेटिंग सेल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, और रेजिडुअल साइटोप्लाज्म को भी क्या करते हैं, ये बेसिकली वहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इनका जो सबसे प्रोमिनेंट जो फंक्शन होता है वो होता है आपका एक ब्लड टेस्टिस बैरियर को फॉर्म करना। बेसिकली समझने की कोशिश करो, आपका बेसिकली इस तरीके से क्या रहता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर रहता है, ठीक है। इसके इधर साइड क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ साइड क्या रहता है, ब्लड वगैरह फ्लो करता रहता है। तो अगर ये ब्लड इधर डायरेक्ट एंटर कर जाएगा ना, तो ये बेसिकली आपको क्या कर सकता है, स्टेराइल बना सकता है। क्यों, क्योंकि ब्लड में क्या रहता है, एंटीजन्स रहते हैं। तो बेसिकली ब्लड के अंदर जो बेसिकली एंटीजन्स होते हैं, उन बेसिकली ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडीज का क्या हो, बेसिकली फॉर्मेशन ना हो जाए आपके स्पर्म के अगेंस्ट। तो इसी इससे बचाने के लिए आपको आपके बॉडी में क्या कर दिया गया है, आपकी बॉडी में सर्टोरी सेल्स को बनाया गया है। एंड ये क्या करते हैं, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि बेसिकली आपकी है ना जो टेस्टिकुलर एरिया है वहाँ पे ब्लड वगैरह इतना रहता नहीं है, ठीक है। और इस वजह से बेसिकली क्या रहता है, बेसिकली ये है ना बचा के रखता है आपके क्या टेस्टिकुलर एरिया को, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रेट करते हैं, जैसे इनिबिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये एफएसएच को क्या करता है, इनिबिट करता है, ठीक है। और सिक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम एबीपी बोलते हैं। ये आपके है ना कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस की बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिडिक सेल होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। और इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, और नर्व्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब लिडिक सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इनकी लोकेशन होती है इन स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन या फिर एंड्रोजन भी क्या कहते हैं, बेसिकली कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन की। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बोल रहे होंगे कि आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ लास्ट क्लास का। याद रखो, अभी मैं सिर्फ तुम्हें क्या कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। क्योंकि ये सब कुछ मैं क्या कर चुका हूँ, लास्ट क्लास में क्या कर चुका हूँ, कवर करा चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। ताकि हम लोग क्या करें, सिर्फ इसी पे क्या रहे, बिजी ना रहे, हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि इसे मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसको कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे डीपनिंग वॉइस हो गया, फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ हो गई, मसल डेवलपमेंट होगा, या ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर होगा, ये सब कौन कराता है, ये सब आपके टेस्टोस्टेरोन कराते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, बेसिकली जो आपके क्या करते हैं, एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल के अंदर, उनको मेंटेनेंस करता है, ठीक है। एंड लिबिडो, आपकी जो मेल सेक्सुअल ड्राइव होती है उसको क्या रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, फंक्शन ऑफ टेस्टिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक समरी हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल में कहाँ पे बनते हैं आपके मेल गैमेट्स, स्पर्म कहाँ बनते हैं, सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स में। और हार्मोन प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। कौन कौन से क्या करता है, बेसिकली हार्मोन प्रोडक्शन कराता है, जिसको हम स्टेरॉइडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये किसके थ्रू होते हैं, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, बाय लीडिंग सेल, ठीक है। याद रखेंगे हम लोग, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है लीडिंग सेल से। एक्सेसरी डक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मेल जेनाइटल डक्ट्स, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पाथवे ऑफ स्पर्म है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, ये डायरेक्ट इसी के पूरे सिस्टम को ही उठा के क्या करते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि बता दो भाई इसका क्या है, बेसिकली इसका पाथवे क्या है, इसका सिस्टम क्या है, ठीक है। मतलब इसका क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा, तो आपको ये पूरा का पूरा बताना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, रीटा टेस्टिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस, बेसिकली रीटा टेस्टिस क्या होती है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस के अंदर। एंड सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू रीटा टेस्टिस, बेसिकली देखो समझने की कोशिश करो, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस के अंदर,
और सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स, जो आपकी सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किस में एंटर होती है, वो आपकी एंटर होती हैं बेसिकली, या फिर ऐसा कह लो ओपन होती हैं किसके अंदर, रीडर टेस्टिस के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बेसिकली वास डिफरेंशिया, ये क्या होती हैं, ये आप इस तरीके से कह सकते हो कि 10 से 20 क्या होती है, फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये कनेक्ट करती हैं रीटा टेस्टिस को, जो आपकी क्या थी, रीटा टेस्टिस थी, ठीक है। यहाँ से कितनी निकलेंगी, 10 से 20 क्या निकल जाएंगे, आपकी फाइन ट्यूब्यूल्स निकल जाएंगी, ये इसको कनेक्ट करती हैं बेसिकली एपिंडोडाइमस से, ठीक है। तो आपकी एपिंडोडाइमस होती है, उससे कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। इसके बाद एपिंडोडाइमस के ऊपर क्या कर लेते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली हमारे हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप इनको अनकॉइल कर दो, मतलब ये क्या इस तरीके से कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको अनकॉइल कर दो, ठीक है, इस तरीके से लंबा कर दो, तो ये कितने हो सकते हैं, 6 मीटर तक के लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जरा समझने की कोशिश करो ये कहाँ पे होते हैं, तो लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या, कौन सी सर्फेस पे रहते हैं, पोस्टीरियर सर्फेस पे रहते हैं, एंटीरियर सर्फेस पे नहीं रहते। एंटीरियर पोस्टीरियर पे बहुत सारे बच्चों को क्या आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। पार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इसमें हेड होता है, ठीक है, बॉडी होती है, टेल होता है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं बेसिकली फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेल में होता है, टेल वाले रीजन में क्या होता है, स्पर्म का क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म के ऊपर बात कर लेते हैं, तो स्पर्म को यहाँ पे क्या मिलती है, मोटिलिटी मिलती है, मतलब स्पर्म क्या होता है, एबल टू स्विम हो पाता है। और यहाँ पे है ना फर्टिलाइजेशन की स्पर्म के अंदर क्या मिलती है, कैपेसिटी मिलती है, ठीक है। एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिफेक्टिव स्पर्म, बेसिकली क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ, आपकी बॉडी में इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें से है ना काफी सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं बेसिकली, है ना क्या रहते हैं, डिफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। सो उनका भी क्या रहता है बेसिकली, है ना रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो इसी वजह से बेसिकली तुम लोग समझने की कोशिश करो, बॉडी बहुत बल्क में बनाती है क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एंड बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को है ना सिर्फ एक, मतलब क्या चाहिए, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म चाहिए, तो इसीलिए वो बहुत ही बल्क में तो बनाती है। एंड जो बेसिकली खराब रहते हैं, जो थोड़े से भी खराब रहते हैं, उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या रहता है, हमारे में इतने सारे स्पर्म का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, बट है ना बंद, बट हाँ क्या रहता है, फर्टिलाइजेशन कोई एक ही करा पाता है, क्योंकि वो बेस्ट में से भी क्या रहता है, बेस्ट रहता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, एबेंडेंट नाइवस क्या होता है, ये एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है। ये किस तरीके से, इस तरीके से क्या होती है, कॉइल होती है। अगर आप इसको अनकॉइल कर दोगे तो कितने हो जाएगी, 6 मीटर तक की हो सकती है। और ये पोस्टीरियर सरफेस पे होती है, कौन सी सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस पे होती है। पार्ट्स के ऊपर बात कर लें, हेड, बॉडी और टेल, इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म कहाँ पे स्टोर होते हैं, टेल वाले पार्ट में होते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली समझ लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिफेक्टिव स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं वास्ट डिफरेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये क्या होती है, डक्टस डिफरेंसेस या फिर स्पर्म डक्ट भी कहते हैं इसको। तो जरा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। लॉन्ग कैसी होती है, मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। लमसम कितने होते हैं, 30 सेंटीमीटर तक के क्या होते हैं, बेसिकली होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये कंटिन्यू फ्रॉम टेल टू एपेंडेंडाइमिस, बेसिकली जो टेल होता है उससे एपेंडेंडाइमिस तक क्या होती है, ये कंटिन्यू कर जाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे असेंड करती हैं, एब्डोमिनल कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है ना असेंड करती हैं एब्डोमिनल कैविटी, और पूरे के पूरे यूरिनरी ब्लैडर के आसपास क्या बना लेती हैं, लूप्स बना लेती हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के आसपास इस तरीके से लूप्स बना लेती हैं, ठीक है। एंड पाथ इसके समझ लेते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ये स्टार्ट होती है एपेंडेंडाइमिस से, ठीक है। और पासेस होती है थ्रू इंगुइनल कैनाल, ठीक है। एंड इसके बाद एंडर करती है पेल्विक कैविटी में, एंड देन वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है इजैकुलेटरी डक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये पूरा का पूरा पाथवे ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरे के पूरे पाथवे को याद रखेंगे। बेसिकली समझते हैं, ये एपेंडेंडाइमिस से स्टार्ट होती है, फिर पास होती है थ्रू इंगुइनल कैनाल, फिर उसके बाद एंटर करती है पेल्विक कैविटी, एंड ओपन हो जाती है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली लॉन्ग मस्कुलर क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। एंड कंटिन्यू क्या होती है, बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म टेल टू एपेंडेंडाइमिस, बेसिकली टेल फॉर्म कर, बेसिकली टेल से लेकर एपेंडेंडाइमिस तक कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। असेंड करती हैं एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। एंड बेसिकली पूरे के पूरे यूरिनरी ब्लैडर के आसपास लूप्स बना लेती हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, इसके बाद फंक्शंस के ऊपर बात कर लें, तो अगेन जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि ये स्पर्म का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कराती हैं, ठीक है, किसमें, एपेंडेंडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट एरिया तक क्या कराती हैं, ये है ना क्या करती हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, प्रोपल स्पर्म, बेसिकली मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बेसिकली है ना
स्पर्म का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जो स्पर्म को जो धक्का लगता है, ठीक है? बेसिकली जो स्पर्म को ऐसे आगे करके धक्का लग के जो स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, ये बेसिकली वही करती है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कराती है। नीड इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो वासेक्टॉमी होती है, सर्जिकल कटिंग होती है, ठीक है? वो होती है वास डिफरेंसेस की, और इसको हम मेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। जो क्या होती है, जो अपनी वासेक्टॉमी होती है, जिसमें बेसिकली मेल को कंप्लीटली क्या बना दिया जाता है, स्टेराइल बना दिया जाता है। ये बेसिकली क्या रहता है, ये बेसिकली परमानेंट क्या रहता है, बेसिकली क्योर रहता है कि इसके बाद बेसिकली कभी भी क्या हो, प्रेगनेंसी अगर ना हो, ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, हम लोग बेसिकली वास डिफरेंसेस को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है? सो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। बेसिकली अब हम लोग बात कर लेते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसके बेसिकली फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये है ना यूनियन, बेसिकली यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कुछ चीज़ों के मिलने से, ठीक है? यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कुछ चीज़ों के मिलने से। तो यहाँ पे ये दो चीज़ों के यूनियन से क्या बन रहा है, ठीक है? देख सकते हो कि वास डिफरेंसेस और डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल के यूनियन से क्या होता है, ये बनता है, ठीक है? अब जरा समझते हैं, पाथ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? एंड ये ओपन होते हैं यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है? ये किस पे थ्रू पास्ट होते हैं, ठीक है? ये होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होते हैं, और ये ओपन होते हैं यूरेथ्रा के ऊपर। फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट स्पर्म, ठीक है, एंड सेमिनल फ्लूइड टू यूरेथ्रा, बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को और सेमिनल फ्लूइड को, किसमें, यूरेथ्रा के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली पास ऑन करते हैं, ठीक है? इसके बाद यूरेथ्रा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये देखो पूरा का पूरा जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये बेसिकली मेल का अपना क्या था, स्ट्रक्चर था, ठीक है? एंड इसी से बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझ ही क्यों रहे हैं, अगर आपसे कोई बोला जाए कि इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत ही क्यों है, तो बेसिकली हम स्पर्म के क्या कर रहे हैं, पाथवे को समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ हम स्पर्म के पाथवे को समझने के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है? इसके बाद हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स वगैरह के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? सो बेसिकली हम लोग कहाँ थे, यूरेथ्रा के ऊपर थे। तो मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। तो स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये कॉमन पैसेज होता है किसका, यूरिन का और सीमन का, ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि देखो है ना, क्या रहता है मेल में, है ना, सिर्फ एक ही क्या रहता है, कॉमन क्या रहता है, पैसेज रहता है। फीमेल में क्या कहते हैं, अलग अलग पैसेज रहते हैं, ठीक है? बेसिकली क्या, चाइल्ड कंसीव के लिए, और बेसिकली क्या रहता है, यूरिन के बेसिकली रिमूवल के लिए। लेकिन मेल में क्या होता है, बेसिकली मेल में ऐसा कुछ नहीं होता, मेल में एक सिंगल पैसेज ही रहता है, ठीक है? तो फिर बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर मेल में एक सिंगल पैसेज रहता है, एक बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि मेल में सिंगल पैसेज रहता है, ठीक है, एंड फीमेल में क्या रहते हैं, डबल पैस मतलब अलग अलग पैसेज रहते हैं। फिर भी फीमेल में आप लोग देखोगे कि क्या रहता है, यूटीआई, बेसिकली यूटीआई बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं, ठीक है? अब यूटीआई क्या होते हैं, तो ये होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बेसिकली फीमेल में क्या रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं, ठीक है? जबकि बेसिकली मेल में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल में एक ही जगह से क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट हो रहा है, और एक ही जगह से स्पर्म पास आउट हो रहा है, बट फिर भी मेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, कम रहते हैं, ठीक है? लेकिन फीमेल के अंदर जब सेपरेट ओपनिंग है, फिर भी फीमेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों होते हैं, तो इसका बेसिकली आप लोगों से है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो मैं तुम लोगों को इसका है ना आंसर बेसिकली समझा देता हूँ, ताकि तुम लोगों को है ना, अगर ये क्वेश्चन आए तो तुम लोग कभी इसमें कंफ्यूजन ना करो। देखो ये बात तो सही है कि फीमेल के अंदर सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, बट आप लोगों को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि बेसिकली देखो दिक्कत क्या होती है ना, कि बेसिकली फीमेल में जो सेपरेट ओपनिंग होती है, फीमेल में जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, शॉर्ट होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है? सो इस वजह से क्या होता है कि बेसिकली फीमेल में जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो बेसिकली क्या कर जाते हैं, वो बेसिकली बहुत जल्दी क्या कर जाते हैं, फीमेल की बॉडी में है ना एंटर कर जाते हैं, और इसी वजह से फीमेल को क्या हो जाता है, यूटीआई हो जाता है। बहुत कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर क्या होना है, यूटीआई हो जाना, ठीक है? लेकिन अब समझने की कोशिश करना मेल के साथ क्या होता है। मेल के साथ है ना, बेसिकली हमारे यूरिथ्रा की लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है रिलेटिवली फीमेल से। मैं यहाँ पे फीमेल के कंपैरिजन की बात करूँ, तो फीमेल के कंपैरिजन में क्या होता है, हमारी यूरेथ्रा की लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। अब हमारे यूरेथ्रा की लेंथ बड़ी होती है, तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है? सो इस वजह ये एक बेसिकली एक बहुत ही क्या है, मेजर रीजन है। इस वजह से बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि हमको नहीं हो पाता, एंड यही रीजन बेसिकली क्या है, एक डोमिनेटिंग रीजन भी है, ठीक है? अदरवाइज आप कह सकते हो कि आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि बेसिकली मेल में यूरेथ्रा से ही बेसिकली यूरिन भी पास हो रहा है, स्पर्म भी पास हो रहा है, तो हमको तो इन्फेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन हमको इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे यूरेथ्रा की लेंथ बड़ी होती है, ठीक है? फीमेल में बेसिकली फीमेल में कोई इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि उनके यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होती है। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है? आगे अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पर्सनल हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखना, ठीक है? वो सारे अलग टॉपिक्स होते हैं, बट हाँ, एक जो बेसिकली जो एक प्रोमिनेंट जो फीचर आप कह सकते हो, तो वो यही होता है, ठीक है? मैंने आप लोगों को आई होप समझा दिया होगा, ठीक है? अब पार्ट
पार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, हम कम बैक टू द टॉपिक, ठीक है। हम लोग यूरेथ्रा के पार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला आता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये क्या होता है? ये पास थ्रू प्रोस्टेट होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। और एक होता है स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जिसको हम पीनियल यूरेथ्रा भी कहते हैं। तो ये तीनों ही पार्ट क्या होते हैं बेसिकली आप लोगों को समझने पड़ेंगे। ये तीनों ही पार्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तीनों ही पार्ट आपसे क्या करे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा पूछा जाता है? तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पूछा जाता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि ये किससे पास होते हैं, प्रोस्टेट से पास होते हैं। फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो समझने की कोशिश करो, यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को और स्पर्म को, किसके? बॉडी के आउटसाइड क्या करता है बेसिकली? ट्रांसपोर्ट करता है। और नर्व क्या होता है? नर्व क्या होती है बेसिकली? स्टिमुलेट क्या होता है? साइमल्टेनियसली। बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बेसिकली क्या रहता है। बेसिकली यहाँ पे है ना, बेसिकली आपको है ना समझना पड़ेगा कि साइमल्टेनियसली क्या होता है। बेसिकली ऐसा नहीं करता। बेसिकली एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता कि यूरिन क्या हो, यूरिन और स्पर्म एक ही साथ क्या हो, कभी भी ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता, मेल के अंदर कभी नहीं हो सकता कि यूरिन और स्पर्म क्या हो बेसिकली एक ही साथ निकल जाए। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? साइमल्टेनियसली क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पिंटर्स क्या होते हैं, प्रिवेंट करते हैं इस चीजों को, ठीक है, कि यूरिन और स्पर्म एक साथ क्या हो सकता है, कभी भी जा नहीं सकता। इसको स्पिंटर क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जरा समझने की कोशिश करो। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? सीक्रेट करते हैं फ्लूइड्स को फ्रॉम सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। जो बेसिकली क्या होता है, जो आपका फ्लूइड पार्ट होता है ना, उसको उसको क्या करते हैं बेसिकली? सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं? ये पेयर्ड होते हैं। इनकी लोकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, बेसिकली पोस्टीरियर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, वन ऑफ ईच साइड। बेसिकली क्या होते हैं? ईच साइड मतलब क्या होते हैं? दोनों तरफ क्या होते हैं? एक प्रेजेंट होते हैं। सिक्रेशन की बात करते हैं तो सेमिनल फ्लूइड मतलब 60 से 70% ऑफ सेमिनल वॉल्यूम, बेसिकली जो आपका सेमिनल प्लाज्मा में जो होता है वो बेसिकली सेमिनल फ्लूइड में बेसिकली 60 से क्या होता है, 70% तो क्या होता है, सीमन का ही क्या होता है बेसिकली वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्या सिक्रेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो एक चीज तुम लोगों को समझनी पड़ेगी, जो एक सेकंड के लिए रुको। बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे जो एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम सिक्रेट फ्लूइड्स दैट फॉर्म सेमिनल प्लाज्म। बेसिकली जो सेमिनल प्लाज्म आपका जो बेसिकली क्या करता है, फ्लूइड्स फॉर्म करता है, जिसको हम सेमिनल क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसमें 60 से 70% क्या होता है, क्या होता है, सीमन का ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब इसमें भी है ना कुछ चीजें आप लोगों की क्या रहती हैं, बहुत ज्यादा क्या रहती हैं, लॉजिकल रहती हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या कुछ सिक्रेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो फ्रक्टोस होता है ना, अब तुम बोलोगे फ्रक्टोस क्या होता है, तो फ्रक्टोस है ना बेसिकली याद करो, तुम लोगों ने है ना फ्रक्टोस कहाँ पे पढ़ा था, तुम लोगों ने फ्रक्टोस पढ़ा था बायोमोलिक्यूल के अंदर। तुम लोग फ्रक्टोस को क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। बायोमोलिक्यूल आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर, ठीक है। उसमें बेसिकली शुगर्स वगैरह के अंदर आपने फ्रक्टोस वगैरह पढ़ा होगा। तो फ्रक्टोस क्या होता है, फ्रक्टोस एक मेन एनर्जी सोर्स होता है हमारे स्पर्म का, ठीक है। फ्रक्टोस क्या है, फ्रक्टोस हमारे स्पर्म का क्या है, मेन एनर्जी सोर्स है। एंड इसके बाद आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। बेसिकली ये भी समझना पड़ेगा प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों होता है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है बेसिकली, स्टिमुलेट करता है। इसी की वजह से स्पर्म का क्या होता है, मूवमेंट होता है। देखो यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम अभी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो बेसिकली स्पर्म जो रिमूव होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो मूवमेंट होता है, तो उसके लिए बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन रिमूव क्या रहता है, नेसेसरी रहता है। फिब्रिनोजेन, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, विटामिन सी होता है और एंजाइम होता है, ठीक है। ये चीजें क्या करनी पड़ेगी बेसिकली, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, जो फ्रक्टोज था ये आपके स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे साथ कि बेसिकली तुम्हारे स्पर्म के पास कोई एनर्जी सोर्स ही ना हो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि है ना, तुम्हारे स्पर्म के साथ क्या रहता है, वो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करते हैं, ठीक है, तो उनको कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए रहती है। ऐसा नहीं होता कि उनको है ना मतलब उनके पास कोई एनर्जी ना हो, क्योंकि अगर उनके पास कोई एनर्जी नहीं होगी तो वो बेसिकली मूव कैसे करेंगे। और अगर कोई मूवमेंट ही नहीं होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो बेसिकली अगर मूवमेंट नहीं होगा तो बेसिकली तुम समझो ना कि प्रेगनेंसी क्या हो पाएगी, हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। सो इसी वजह से बेसिकली ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं बेसिकली, बात कर लेते हैं, ठीक है। अल्कलाइन पीएच, बेसिकली ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक वजाइनल इन्वायरमेंट को। बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा बेसिकली क्या होता है, स्पर्म का जो बेसिकली है ना क्या
स्पर्म के साथ बेसिकली दिक्कत क्या होती है कि है ना, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या कर पाते हैं, रह नहीं पाते, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, तुम बोलोगे एसिडिक इन्वायरमेंट में रह नहीं पाते मतलब, तो देखो दिक्कत ये होती है ना कि बेसिकली स्पर्म के हेड में क्या होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो एंजाइम्स क्या करते हैं, बेसिकली है ना, क्या करते हैं वो जो आपका ओवा होता है, ठीक है, जो ओवरी होता है उसकी वॉल को तोड़ने के काम आते हैं, या वॉल को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। सो एसिडिक जो पीएच होता है वो क्या कर देगा, जो वजाइना का एसिडिक पीएच होता है वो क्या कर देगा, उसको खराब कर देगा, ठीक है। वो स्पर्म को क्या कर देगा, पूरी तरीके से जो स्पर्म के एंजाइम्स हैं उनको खराब कर देगा। तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो अल्कलाइन पीएच को बेसिकली जो आपका एसिडिक जो एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ठीक है। सो उसके लिए अल्कलाइन पीएच की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, तीन चीजें यहाँ पे मैंने बता दी। सिक्रेशन मतलब जो आपका सेमेनल फ्लूइड था उसके सिक्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है, अल्कलाइन पीएच कॉज करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, बेसिकली स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली लोकेशन के ऊपर जान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सराउंड करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं इसको। और ये आपके क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। सिक्रेशन क्या करते हैं, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, जो कि 20 से 30% ऑफ क्या होता है, सेमिनल वॉल्यूम होता है। कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लें तो सिट्रिक एसिड, ठीक है, और एसिड फॉस्फेट एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये लिक्विफाई करते हैं आपके सीमन को। एंड इसके बाद कैल्शियम एंड क्लॉटिंग एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें आप लोग को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अगेन मैं बोल दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज याद रखनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हमेशा सिंगल होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो बोलते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि डबल की बात हो रही है, लेकिन नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, बेसिकली समझना पड़ेगा आप लोगों को, सिंगल होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और निकल के आती हैं, एंड अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली और भी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड एक चीज थी जो मेरे को बतानी थी कि फंक्शन क्या होता है, ये मिल्की होता है और स्लाइटली एसिडिक क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये नरिश करते हैं, ठीक है। एंड क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को, ठीक है। एंड ये लिक्विफाई करते हैं, कोलेजिलेट, क्या जो आपका कोगुलेट सीमन होता है उसको क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। जो हमने पीएसए के ऊपर बात करी थी, ठीक है, ये जो हमारे क्या था, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन था जिसको हम पीएसए कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपके कोगुलेट सीमन को क्या करते हैं, लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद नीट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोस्टेट कैंसर। ये है ना सबसे कॉमन होता है एल्डर क्या मेल्स में। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एल्डर मेल्स को हो जाएगा, लेकिन हाँ बेसिकली एल्डर मेल्स के अंदर कॉमन होता है। और पीएसए टेस्ट, ठीक है, ये डायग्नोसिस मेकर होता है फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। बेसिकली अगर प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे चेक करना पड़ता है, मतलब इस टेस्ट के थ्रू चेक करा जाता है। अच्छा, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, प्रोस्टेट का जैसे फीमेल में होता है ना सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, उसी तरीके से मेल में प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कह रहा मैं कि बेसिकली है ना प्रोस्टेट कैंसर सबको हो जाएगा। देखो, जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर सबको हो जाए। और जब हम एल्डर मेल्स की बात कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली मेजोरिटी मेरी बात होती है बेसिकली किससे, 60 से 65 के जो अबव के मेल होते हैं ना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अबव वाले मेल है ना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 60 से 65%, मतलब 60 से 65 के जो अबव के मेल होते हैं उनके ऊपर मैं बात कर रहा था कि इनको क्या हो सकता है, इनको प्रोस्टेट कैंसर क्या हो सकता है, हो सकता है। तो इसी के साथ बेसिकली आज का लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या करा, हमने लास्ट क्लास का रिवीजन भी करा दिया, ठीक है। एंड आज का भी हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स वगैरह के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। एंड इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली और आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक से मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए डायग्राम्स वगैरह लाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड